हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हम किसी और प्लांट डिजीज मतलब प्लांट में होने वाले डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अर्ली स्टेज में ब्लाइट जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं किसके, पोटैटो के प्लांट पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये प्लांट डिजीज किसकी वजह से होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी कंप्लीट चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये किस में होता है, पोटैटो में होता है, नाम से समझ में आ रहा है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उस पर क्या होते हैं कि इन्फेक्शन होता है अल्टरनेरिया सोलानी का। अल्टरनेरिया सोलानी एक प्रकार का फंगस है जिसका आपको यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेगा, जिसका यहाँ पे आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये आपकी नॉर्मल लीफ है, मान लीजिए ये आपकी नॉर्मल लीफ है, अगर इस पे अल्टरनेरिया सोलानी का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको क्या होंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेंगे। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं टारगेट बोर्ड की तरह कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स क्या होते हैं कि उतनी दूर में आपको ऐसे गोला गोला सा सर्कल देखने को मिलेगा और उस सर्कल्स में क्या होते हैं कि आपके क्लोरोफिल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वहाँ की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं। और अर्ली स्टेज में आने के मतलब अर्ली स्टेज में तो सिर्फ पत्तियाँ इन्फेक्टेड होती हैं, पत्तियों का लोअर वाला पार्ट जो है इन्फेक्शन में पहले वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम द स्टेम ऑफ द पोटैटो प्लांट मतलब कि उनका जो है कि उनकी फ्लावर्स, उनके और भी जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग आज इसकी वीडियो में पहले कुछ फिगर्स आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग स्लाइड पे चलेंगे। स्लाइड देखिए, ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो फिगर जिसमें लीफ के बारे में दिया है। ये देखिए, ब्लाइट का मतलब मैंने जब आपको पढ़ाया था सिम्टम्स के बारे में तो आपको ऐसा लगता है कि एक बड़ा हिस्सा जो है जल गया है, झुलसा हुआ सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और कॉन्सेंट्रिक का देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए ये था सिम्टम, मैं आपको किसी और कलर से दिखाती हूँ। देखिए ये है, इसके अंदर आपको एक छोटी सी और रिंग देखने को मिलेगी, इसके अंदर और भी छोटी छोटी रिंग्स देखने को मतलब कि एक कॉन्सेंट्रिक मतलब सब रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग आपको देखने को मिलता है जब पोटैटो में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज होती है। तो ये जो सिम्टम है इसी की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी की वजह से हम लोग कहते हैं इसको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जैसे ये टारगेट बोर्ड होता है ना, जैसे टारगेट बोर्ड क्या होता है, जो सब लोग तीरबाजी वगैरह करते हैं तो उस तरीके से टारगेट होता है कि रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग, रिंग के अंदर रिंग। तो ऐसा ही सिम्टम आपको देखने को मिलता है कब, जब किसी प्लांट में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि टारगेट बोर्ड डिजीज भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मोर क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है, मोर क्लियरली दिख रही होंगी चीज़ें कि यहाँ पे देखिए रिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे बाहर एक रिंग है, उसके बाद उसके अंदर भी एक रिंग है, उसके अंदर भी एक रिंग है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है इस डिजीज में, ये इसका मेन फीचर्स है। ये अगर रिंग बन रहा है आपके पोटैटो के प्लांट में तो आप समझ सकते हैं कि ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा आपके लॉस होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए पत्तियाँ ही जब बर्न हो जाएंगी तो पत्तियाँ अगर बर्न हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाया तो प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए भोजन बना ले, वही बड़ी बात है। तो वो आलू को कहाँ से बनाएगा, हम आलू की खेती क्यों करते, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आलू के ट्यूबर्स चाहिए। आलू क्या है, आलू एक प्रकार का, जो आलू आप खाते हो वो प्लांट का कौन सा हिस्सा है, वो प्लांट का क्या स्टेम है, स्टेम में कौन सा स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये बात पता है ना, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अंडरग्राउंड स्टेम है, तो ये क्या करता है, अंडरग्राउंड स्टेम में स्वेलिंग क्यों होती है, वो भोजन क्यों कलेक्ट करता है, क्योंकि आलू का जो प्लांट है जब ये फोटोसिंथेसिस करता है अपने ग्रोथ स्टेज में होता है, तो ये मान लीजिए कि ये आलू की खेत है और यहाँ पे आलू का पेड़ है, और ये क्या करता है कि अपने स्टेम में ही भोजन को स्टोर कर लेता है, और इस स्टेम के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रूट्स। ठीक है, तो जो ये ट्यूबर्स बन रहे हैं ये क्यों बनते हैं, क्योंकि जब इनको भोजन ना मिले या फिर इनके इन्वायरमेंट का कंडीशन मतलब इन्वायरमेंट का कंडीशन इनके हिसाब से ना हो, तो ये जो ट्यूबर्स हैं इसका भोजन वो फिर से यूज़ करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आपने आलू का कभी बीज देखा है, क्यों देखा है कभी,
आलू की जब खेती होती है तो क्या बोया जाता है, आलू बोया जाता है, तो वो क्या है, ट्यूबर्स हैं। आपके घर में अगर आपने बोते हुए आलू नहीं देखा होगा तो आपने घर में आलू रखा देखा होगा, तो उस पर व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे आखाएं आने लगती हैं। जब सब्जी वगैरह बनाते होंगे तो आपने छोटे छोटे आखाएं देखी होंगी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आइज। वहीं से जो है कि नए प्लांट की ग्रोथ होती है। वो जो येलो येलो व्हाइट व्हाइट आपको दिखता है, वहीं से पूरे प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये अपना भोजन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स, और इस ट्यूबर्स में ये भोजन तब स्टोर कर पाता है जब इसके पास चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे आपने मान लीजिए गेहूं की खेती की और आपको खाने से ज़्यादा गेहूं रहता है, तो आप लोग ड्रम वगैरह में भर के रख देते हैं। तो भर के तब रखेंगे ना जब आपके खाने से ज़्यादा हो। अगर खाने इतना ही रहेगा तो आप उसको ड्रम में भर के क्यों रखेंगे, स्टोर क्यों करेंगे कि 2 साल बाद भी ये काम देगा, हमको नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जाता है किसी पोटैटो प्लांट में, तो उसकी फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी कम हो जाए, उसके पास क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा, तो वो प्लांट जो है अपना सर्वाइवल कर ले, वही बड़ी बात है। तो वो स्टोर करने के बारे में कैसे सोचेगा, जब तक आपके पास पैसा, मतलब आपकी डेली चीज़ों के यूज़ के लिए पैसा होता है, उसके बाद भी तो आप बैंक में जमा करते हैं। यहाँ पता चला खाने को पैसा नहीं और बैंक में पैसा थोड़ी ना कोई जमा करता है। तो अगर ये डिजीज होता है तो ट्यूबर्स नहीं बनते हैं, और अगर ट्यूबर्स नहीं बनेंगे तो आपको आलू खेती करने का कोई मतलब नहीं। अगर बनेंगे तो बहुत छोटे साइज़ के बनेंगे। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग को इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि पोटैटो क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है। ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, विच पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोटैटो के बाद आपको किसका बताना है, आपको बताना है टर्निप का, आपको बताना है टर्मरिक का, नहीं टर्मिक नहीं, आपको बताना है जिंजर का, और आपको किसका बताना है, टर्मरिक का, आपको बताना है ग्राउंडनट का, आपको बताना है स्वीट पोटैटो का, आपको और बताना है किसका है, स्वीट पोटैटो बता दीजिए, आप बता दीजिए गार्लिक, और क्या बताना है, और बताना है ओनियन। इन सारे जो आप प्लांट यूज़ करते हैं, तो जो पार्ट आप यूज़ करते हैं उस पार्ट का आपको बताना है कि जिंजर में आप प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, टर्मरिक में कौन सा, ग्राउंडनट में कौन सा, स्वीट पोटैटो में कौन सा, गार्लिक में कौन सा, ओनियन में कौन सा, और आप बताएंगे कि कैरेट और रेडिश में आप कौन कौन से प्लांट पार्ट को यूज़ करते हैं। तो इतना आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लिखेंगे पोटैटो, फिर उसके सामने लिखेंगे डैश करके कि ये वाला प्लांट पार्ट यूज़ करते हैं, जिंजर का ये वाला पार्ट करते हैं, टर्मरिक का ये वाला पार्ट करते हैं। तो पूरा क्लियर करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं देखना चाहती हूँ कि किसको किसको पता है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई गूगल से जाके सर्च नहीं करेगा, आपको जो आता है बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का कमेंट देखने के बाद मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूंगी। तो ये आपने समझ में आया कि टारगेट बोर्ड की तरह जो दिखता है कॉन्सेंट्रिक रिंग, ये किसकी वजह से होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से होता है। तो थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। सबसे पहली बात तो ये पोटैटो की अर्ली स्टेज में होता है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ होता है। बहुत 40% जो है इंडिया में जो यील्ड लॉस होती है, जो पोटैटो की लॉस होती है, वो इसकी वजह से होती है। कहते हैं ना कि पाला लग गया या फिर ऐसा कुछ, आप लोग अगर आप लोग गाँव में खेती से रिलेटेड हैं तो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, उस टाइम आप पत्तियों को जाकर देखेंगे तो पत्तियाँ जल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपके ट्यूबर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पाला वगैरह लग जाता है, ठंडी वगैरह लग जाती है प्लांट को, तो क्या होता है कि उसकी लीव्स खराब हो जाती हैं। तो वही सिम्टम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि ये क्या करते हैं, 40% तक यील्ड को कम कर देती हैं। आगे क्या दिया, सिम्टम व्हेन प्लांट आर 3 to 4 वीक्स। ये जब प्लांट 3 से 4 महीने हफ्ते का होता है, 3 से 4 हफ्ते का जब आलू होता है, उसी टाइम पे उसके प्लांट पे ये इन्फेक्शन मिलता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपने आलू की खेती देखी होगी तो आपको क्या होता है कि आलू को पहले स्टोर हाउस से या फिर जहाँ से भी निकाल के लाते हैं, कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी आखाएँ निकल जाती हैं। उन आखाओं को ऐसे लाइन बना बना के उसमें रख देते हैं, और उसके बाद मिट्टी का ऐसे ऊपर ऊपर तक मेड़ की तरह बना देते हैं। उसके बाद उसमें से मेरे हिसाब से 1 से 1.5 हफ्ते बाद जो है कि वहाँ से आलू के जो है कि छोटे छोटे आपको हरे हरे स्टेम्स देखने को मिलेंगे।
और पत्तियां धीरे धीरे खुलने में, थोड़ा प्लांट को थोड़ी हाइट गेन करने में 3 से 4 हफ्ते हो जाते हैं। तो उसी स्टेज में इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब अभी बेचारे पैदा हुए थे तब तक इन्फेक्शन हो गया। तो इसीलिए इसका नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट डिजीज कब होता है? अर्ली स्टेज में। द अर्ली समथिंग अपीयर इन द फॉर्म ऑफ येलो इज ब्राउन स्पॉट ऑन द लीफ। आपको क्या होगा कि लीफ के ऊपर येलो एंड ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, विच इज इनलार्ज टू फॉर्म अ कॉन्सेंट्रिक रिंग। ये क्या होते हैं? इनलार्ज होकर कॉन्सेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। आपको यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा स्लाइड में। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आधी चीजें ही दिख रही हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस डिजीज को क्या कहते हैं? टारगेट। इसीलिए इस डिजीज को क्या कहते हैं? टारगेट बोर्ड, क्योंकि टारगेट बोर्ड में भी उसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। देयर इज यूजुअली जोन अराउंड द स्पॉट विथ फेट इनटू द नॉर्मल ग्रीन लोअर लीफ अफेक्टेड फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि जो लोअर रीजन होता है उसमें जल्दी इन्फेक्शन होता है, और जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनते हैं वहाँ का अपीयरेंस क्या होता है? येलोइश अपीयरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल जो है डिस्ट्रक्ट होता है, वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। द अपर लिफ इज ड्राई। जो अपर का मतलब कि पहले लोअर लिफ में इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद अपर लिफ में। इन ड्राई सीजन में क्या होता है? स्पॉट्स बिकम हार्ड। जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बने होते हैं, तो जहाँ पे स्पॉट्स बने होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने की वजह से पत्तियां जो है मुड़ जाती हैं। पाले वगैरह का जब सिम्टम आप लोग देखते होंगे तो उसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं। इन ह्यूमिड कंडीशन, अगर कंडीशन में मतलब अगर इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है, वो ह्यूमिड है, उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है? डिजीज स्प्रेड फास्ट। अगर ड्राई है तब तो वो सूखेंगी और मुड़ जाएंगी, लेकिन अगर वो कंडीशन ह्यूमिड है तो उनका इन्फेक्शन बहुत तेज होगा। प्लांट जो है डाई करेगा, मतलब मर सकता है। ड्राई एंड फॉल आउट, वो सूख के मर सकता है प्लांट। अगर जो है ह्यूमिड कंडीशन होता है, इन्फेक्शन की स्टेज बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो आप देखेंगे कि अगर जिस खेत में पाला वगैरह पड़ जाता है उसमें क्या होता है कि जो ऊपर की आपको हरे हरे स्टेम्स ही नहीं दिखते, पूरा का पूरा प्लांट जो है जल जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ट्यूबर्स बहुत छोटे बनते हैं या फिर आपको ट्यूबर्स नहीं मिलते। द स्पॉट फ्रॉम ऑन द लीफ रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक एरिया। जो स्पॉट बन जाता है लीफ की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का जो एरिया है वो कम हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अंडर साइज्ड एंड रिड्यूस नंबर ऑफ ट्यूबर्स, जिसकी वजह से छोटी साइज के और जो है कम नंबर में आपको ट्यूबर्स मिलते हैं। द इंटायर लैमिना पेट्रियोल स्टेम बैडली डैमेज। जब इसका इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है कि पूरी लैमिना का मतलब क्या होता है? जो ये लीफ प्लेट्स होती है ना, ये पूरा ये लैमिना, इसमें जो ये रीजन होता है जिससे पत्तियां स्टेम से जुड़ी होती है उसको कहते हैं पेट्रियोल और स्टेम। ये सारे हिस्से जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो जाते हैं। ट्यूबर आर इन्फेक्टेड। अगर ट्यूबर इन्फेक्ट हो जाता है तो जो पल्प टर्न ब्राउन, जो ट्यूबर पोटैटो का जो पल्प होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बिकम कॉर्टी इन टेक्सचर, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्की हो जाता है। कॉर्की का मतलब जैसे ना कि उबड़ खाबड़ सा और कैसे रफ सा अपीयरेंस हो जाता है। और क्या होता है कि पोटैटो के जो पल्प होते हैं वो ब्राउन कलर जाते हैं। जैसे कि आप पोटैटो काटते हैं तो आपको क्या दिखता है? वाइट दिखता है, लेकिन जब ये डिजीज होते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं। तो ये इसके मेन सिम्टम्स थे और क्या था कि इसके क्या जनरल अपीयरेंस है। आगे चलते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म द्वारा ये डिजीज कॉज होती है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज कॉज होती है। इसके बारे में भी आगे देखेंगे कि ये क्या है। ये इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज है। कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है कि ये डिजीज किसकी वजह से होता है? अल्टरनेरिया सोलानी की वजह से होता है। अल्टरनेरिया सोलानी ये एक प्रकार का फंगस है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। अल्टर का एक कैपिटल होगा। हाइफी क्या है? हाइफी आर सेप्टेड। इसके जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेड होते हैं और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। और सेप्टेड और प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप फंगस की जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे इसके बाद वाली यूनिट में, तो हम लोग क्या देखेंगे, इस तरीके से अगर फंगस की बॉडी होती है, अगर उसमें इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट है और हर सेप्टा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेप्टेड। इसको कहते हैं सेप्टेड। और अगर यहीं से ब्रांचेस निकल ली होती हैं, यहीं से मान लीजिए ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उसको कहते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच। सेप्टेड एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है अल्टरनेरिया की। अगर इनके अंदर इस तरीके से सेप्टा नहीं पाया जाता है तो उसको कहते हैं कि सीनोसिटिक है। क्या कहते हैं? सीनोसाइटिक है, सीनोसाइटिक डिजीज है। ठीक है, तो ये सेप्टेड भी हो सकती है और सीनोसाइटिक होती है, लेकिन अल्टरनेरिया में क्या होता है कि सीनोसिटिक स्टेज ही देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्या दिया है कि लाइट टू डार्क ब्राउन कलर, ये जो है लाइट टू डार्क ब्राउन कलर की होती है, चाहे लाइट कलर ब्राउन कलर की या फिर डार्क ब्राउन कलर की हो सकती है। इंटरसेलुलर माइसीलियम, इनके जो माइसीलियम होते हैं, मतलब हाइफी को अगर मिलाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हाइफी मिलके क्या होते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। ग्रुप ऑफ हाइफी क्या कहलाती है? माइसीलियम कहलाती है।
ग्रुप ऑफ हाइफी माइसीलियम कहलाती है। और ये माइसीलियम क्या करती है, ये इंटरसेलुलर होती है। इंटरसेलुलर का मतलब कि ये मान लो कि एक पोटैटो लीफ है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये मान लो पोटैटो की एक लीफ है, ये भी एक लीफ है, यहाँ पे भी लीफ है, तो इसकी जो माइसीलियम है ये लीफ के जो बीच में, जो सेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसमें फैली होती है। सेल को पेनिट्रेट करके, उसकी सेल वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाती हैं, उसकी क्या होती है, सेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसमें रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेलुलर माइसीलियम। अगर अंदर गई होती तो वहां पे कहते हैं इंट्रासेलुलर। जैसे हमने इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा जब देखा था, तो इक्टोमाइकोराइजा में क्या था कि सेल के बीच में थी, इंडोमाइकोराइजा में क्या था कि सेल के अंदर घुसी हुई थी। उसके बाद क्या दिया है कि कुछ जो है वो सेप्रोफाइटिक होती हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे वो अपना न्यूट्रिशन फीड करती हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तो कभी कभी ये सेप्रोफाइटिक भी होती हैं। और क्या होती हैं कि वो सॉइल में ही पड़ी रहती हैं, जो प्लांट का जो डेड हिस्सा है या जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको लेती हैं और सॉइल में प्रेजेंट होती है नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन करने के लिए। जैसे मान लो आलू की सीजन है, आलू के प्लांट को उसने डिस्ट्रक्ट किया और उसके बाद प्लांट सूख गया। प्लांट सूखने के बाद प्लांट के जो और पार्ट बचे रहते हैं तो उस पर अपना न्यूट्रिशन करती हैं और फिर से जब सीजन आता है तो फिर से इन्फेक्शन करने के लिए उस टाइम तक वहाँ पर रस्टिंग पीरियड में रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, द पैथोजन रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली। जो पैथोजन है ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, इसीलिए हम लोग इसको किस ग्रुप का मेंबर कहते हैं, ड्यूटरोमाइसिटीज। आप जब फंगी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटरोमाइसिटीज पढ़ेंगे। तो जो ड्यूटरोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो ऐसे मेंबरों को उसमें रखा गया है जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे सारे फंगस जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन सारे मेंबर को हमने ड्यूटरोमाइसिटीज में रखा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल मोड में इनका जो रिप्रोडक्शन होता है किसकी वजह से होता है, कोनिडिया की वजह से। कोनिडिया की वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इनका जो कोनिडिया होता है ये थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है और इस स्पेशल टाइप के कोनिडिया कहते हैं कि ये म्यूरिफॉर्म कोनिडिया है। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया होने का क्या मतलब है कि म्यूरिफॉर्म जो कोनिडिया होते हैं उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे फिगर आपने देखा था कि म्यूरिफॉर्म कोनिडिया के बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्या, अल्टरनेरिया सोनीलिया का जो है कि कोनिडिया है। इस कोनिडिया में आपको देख सकता है कि यहाँ पे देखिए ये इसका कोनिडिया है, तो यहाँ पे एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ये पांचवी सेल है, ये छठी सेल है और ये सातवीं सेल है। मतलब आपको देखने में क्या मिल रहा है कि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स दोनों टाइप के सेप्टा देखने को मिलते हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल भी देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्या है, ट्रांसवर्स सेप्टम है। तो दोनों प्रकार के सेप्टम आपको कोनिडिया में अगर देखने को मिलते हैं तो ऐसी कोनिडिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये म्यूरिफॉर्म कोनिडिया है। और हर कोनिडिया का हर सेल अगर उसे प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो वो नया प्लांट ग्रो करने की, नया माइसीलियम ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे हमारा एक जाइगोट पूरी बॉडी को बना सकता है, उसी तरीके से कोनिडिया का एक सेल अगर प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ये देखिए इसका फिगर है कोनिडियोफोर, जहाँ पे कोनिडिया ग्रो होते हैं। मतलब कि एक ऐसी डंडी जहाँ पे कोनिडिया ग्रो होते हैं उसको कहते हैं कोनिडियोफोर। अब यहाँ पे कोनिडिया क्या है, ये फर्स्ट कोनिडिया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये टर्मिनल कोनिडिया है, ये अब यहाँ से सेपरेट होगा और जर्मिनेट करके नई माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो कोनिडिया होती है ये म्यूरिफॉर्म होती है, आप लोग ये याद रख लेंगे। अल्टरनेरिया सोलानी की जो कोनिडिया होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी म्यूरिफॉर्म। म्यूरिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो कोनिडिया है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्सल्स उसमें देखने को मिलता है। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी कोनिडिया में आपको मिलती है तो आप उसको नाम देंगे म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया जो है अल्टरनेरिया सोलानी का जो है मेन फीचर्स है। इसका जो है कहते हैं ना कि हर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल फीचर होता है, तो अल्टरनेरिया सोलानी का जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, इसमें प्रेजेंस म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि ये मल्टीसेलुलर म्यूरिफॉर्म कोनिडिया से अपना इन्फेक्शन करती हैं। डार्क कलर के इसमें मल्टीसेलुलर म्यूरिफॉर्म कोनिडिया देखने को मिलते हैं। ये स्टोमेटा के थ्रू जो है कि
एंटर करती हैं किसी भी प्लांट में, जैसे कि इनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि ये एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करके अंदर जा पाए, तो ये नेचुरल ओपनिंग से ही एंटर करती है, चाहे वो लेंटिसेल से करे चाहे स्टोमाटा से करे। तो इनका जो इन्फेक्शन होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। आगे क्या दिया है, ऑन बिगिनिंग डिटैच फ्रॉम द कोनिडियोफोर, जब ये कोनिडिया जो है ये अपने कोनिडियोफोर से अलग होती हैं, दे जर्मिनेट ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम, तो ये एक अपने अनुसार जो उनके लिए उपयुक्त होता है ऐसे सबस्ट्रेटम पे ग्रो करती हैं। बाय प्रोड्यूसिंग, कैसे ग्रो करती हैं, जर्म ट्यूब, जैसे वहां पे आपने देखा ना कोनिडिया जो लास्ट में थी एकदम टर्मिनल वाली, उसमें इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो ये जो जर्म ट्यूब बन रही है यही जो है जर्मिनेट करके इसका क्या करती है, सुटेबल सबस्ट्रेटन पे ये ग्रो करता है। आगे क्या दिया है, ह्यूमिड कंडीशन फेवर देयर जर्मिनेशन, अगर इन्वायरमेंट में नमी प्रेजेंट है तो वो इनके जर्मिनेशन को क्या करती है, सुटेबल करती है, इनके जर्मिनेशन को इजी करती है। द जर्म ट्यूब एंटर फॉर्म्ड बाय द फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द होस्ट लीफ, जो इनका एंट्री होता है, जो जर्म ट्यूब एंटर करते हैं प्लांट में किसकी वजह से, किसके साथ, स्टोमाटा, जो होस्ट सेल की जो स्टोमाटा होती है वहां से सून डेवलप इनटू न्यू माइसीलियम, और जल्द से जल्द वहाँ पे एक नई माइसीलियम करके वहाँ पे अपना इन्फेक्शन जो है स्टेब्लिश कर देती है। इंटरसेलुलर स्पेस में डेवलप होती है और 2 से 3 दिन में इसके सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। इतना जल्दी इंस्टेंट जो है अपना सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, 2 से 3 दिन में आपको इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, डिजीज साइकिल्स, इनके अंदर क्या है, अगर हम लोग डिजीज साइकिल की बात करें, माइसीलियम एंड कोनिडिया सर्वाइव इन द सॉइल ऑन द डिजीज प्लांट टू कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट था, वहां पे इन्फेक्शन हुआ, वो प्लांट जो है खराब हो चुका है और वो मिट्टी में मिल चुका है, तो इसकी माइसीलियम और कोनिडिया क्या रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्रूट स्पोर्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स हैं वो, और माइसीलियम क्या है, जो हाइफी मिल के माइसीलियम बनाते हैं, तो ये दोनों जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं किसके लिए, प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए। मान लो फिर से आलू अगर खेती हुई, आलू बोया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्शंस के चांसेस हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन ये कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। जिससे हम लोग पढ़े थे प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम पढ़े थे ना, तो प्राइमरी इनोकुलम किसकी वजह से होता है, माइसीलियम की वजह से और कोनिडिया की वजह से। इन द नेक्स्ट क्रॉप ट्यूबर कंटामिनेटेड विद माइसीलियम एंड कोनिडिया एंड अदर सोर्स ऑफ द प्राइमरी इन्फेक्शन, जो यहाँ पे जो आलू हुआ था उसके ट्यूबर में भी चांसेस हैं कि इस माइसीलियम का इन्फेक्शन हो, तो वो भी प्राइमरी इन्फेक्शन की तरह यूज़ करता है। मान लीजिए कि कोई आलू यहाँ से ग्रो हुआ, उसको मार्केट में भेज दिया गया और किसी किसान ने खरीद के उसको फिर से बो दिया, तो उसके खेत में भी इसका इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी क्या है, प्राइमरी इन्फेक्शन का ही टाइप है। उसके बाद क्या है, द सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज अकर्स थ्रू कोनिडिया डेवलप ऑन द प्राइमरी स्पॉट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर द जर्मिनेशन इज 28 to 30 डिग्री। इसमें क्या दिया, सेकेंडरी क्या दिया है कि कोनिडिया डेवलपमेंट जो है, अगर कोनिडिया डेवलप कर चुका है और वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी इनोकुलम या सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 28 to 30 डिग्री यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। होस्ट पेनिट्रेंस ऑफ द फंगस अकर्स थ्रू द स्टोमाटा बट द डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द एपिडर्मिस इज नॉट सीन अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है कि ये एपिडर्मिस से इंटर कर सके किसी पैथोजन के अंदर। दैट डिजीज बिकम सीरियस हाउएवर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस डॉट चेक द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। जैसे कि ये डिजीज अगर एक बार किसी खेत में फैल जाता है तो ये बहुत सीरियस डिजीज हो जाता है, क्योंकि ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट में फिजिकल कॉन्टैक्ट से पहुंच जाता है। द कोलेट्रल होस्ट सच एज अ ब्रिंजल में, टोमेटो में, और भी जैसे कि आपका पोटैटो क्या है, पोटैटो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। पोटैटो क्या है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। आप लोग थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप वहाँ पे फैमिली पढ़ेंगे, तो अभी से थोड़ा जान लीजिए। तो ये टोमेटो और ब्रिंजल जो है, टोमेटो और क्या, ब्रिंजल, ये भी सोलेनेसी फैमिली का है और इनके अंदर भी ये सिम्टम, ये डिजीज, ये पैथोजन का इन्फेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब ये बात हो गई कि डिजीज साइकिल हो गया। अब हमको लास्ट में देखना क्या है कि ये कंट्रोल इनको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल के बारे में क्या दिया कि आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, मतलब कि एक साल उस खेत में आलू बोइए, 2-3 साल, 2 साल 1 साल मत बोइए। अगर आप वहाँ पे फिर से आलू की बुआई नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन वहाँ पे फिर से नहीं हो पाएगा। वो वहाँ पे क्या होगा कि 2 साल तक उसके स्पोर की वाइबिलिटी भी तो एक लिमिटेड टाइम तक होगी, क्या पता तब तक वो वाइबल ही ना रह पाए, वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, वो खराब हो जाए। तो आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया, सैनिटाइजेशन बाय डिस्ट्रक्टिंग डिजीज इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। आपने हार्वेस्टिंग से आपने आलू की खेती कर ली, आलू को निकाल लिया, आलू को खुदाई कर ली, उसके बाद अपने खेत में क्या है, कोई सैनिटाइजेशन जिसकी वजह से ये माइसीलियम वगैरह किल हो सके, ऐसे फंगीसाइड का आपको अपने खेत में यूज करना चाहिए। उसके बाद क्या दिया, सिंस द डिजीज इज सॉइल बर्न, अच्छा तो यही चीज है, स्प्रे ऑफ फंगीसाइड एट रेगुलर इंटरवल, कॉपर
आपको अलग अलग फंगीसाइड का यूज़ अपने खेत में टाइम पे करना है। जब वो सीडलिंग थोड़ी ग्रो होती है, थोड़ी उसकी साइज़ बढ़ती है, तो भी आपको फंगीसाइड डालना है। जब उसमें पानी वगैरह डालते हैं, फिर से जब पानी वगैरह डाल के फिर से जब मेड चेंज कर देते हैं, तो भी आपको फंगीसाइड डालना है। मतलब अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग फंगीसाइड, जैसे बॉर्डेक्स मिक्सर या फिर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कॉपर जैसे आपको फंगीसाइड्स वहाँ पे यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में क्या देखा कि अल्टरनेरिया सोलानी जो है वो किस तरीके से इन्फेक्शन करता है, किसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज करता है, पोटैटो में उसकी कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है, टारगेट बोट्स बनता है, रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया बनती है। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया क्या है कि इसमें ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस देखने को मिलते हैं। ये इसका स्पेशल फीचर्स है। इसको हम लोग मतलब कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन वगैरह की प्रोसेस करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फंगीसाइड का यूज़ करना है, क्रॉप रोटेशन करना है और जो है कि टाइम पे सैनिटाइजेशन करना है अपने खेत का। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखा है, समझ में आया होगा आप लोगों को। नोट्स बना के अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे, रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, थोड़ा इसका एक इमेजिनेशन पावर नहीं बनाएंगे, तो ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें करते रहेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लांट में जो कोई पैथोजन की वजह से जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ये वाला टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। आप इस टॉपिक को रिवाइज करके रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।